आज का टॉपिक है परिभाषा शारीर। परिभाषा शारीर रचना शारीर के पेपर 1 का सेकेंड चैप्टर ही है और बीएमएस में जैसे ही बच्चा एंट्री करता है तुरंत उसका इससे सामना होता है। परिभाषा शारीर मतलब क्या है कि कई सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आचार्यों ने अलग अलग जगह पे मेंशन किया है अपनी संहिताओं में और उनको कलेक्टिवली स्ट्रक्चर वाइज हम लोग इस चैप्टर में यहाँ पे पढ़ते हैं। थोड़ा हार्ड जाता है ये चैप्टर, लेकिन आज जितना हो सकता है उतने इजी लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे एसएक्यू हो, उन सभी चीज़ों पर डिस्कस किया जाएगा। ये चैप्टर पहले देखते हैं कि इसमें आता क्या क्या है। तो एनसीआईएसएम ने कहा है कि कई सारे इसमें टर्मिनोलॉजीज हैं। कुर्च हो गया, कंडरा, जाल, अस्थि संघात या संघात के नाम से, सीमंत, सेवनी, रज्जू, लसिका, ये सब चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है। उसके अलावा टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू षड्ंग शरीर ऐसे रहते हैं, लेकिन हम मेन स्ट्रक्चर जो रचनाएं बताई गई हैं ऊपर पहली लाइन में, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं परिभाषा शरीर में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले तो इनकम्प्लीट श्लोक डाल देंगे एमसीक्यू में। फर्स्ट 3 है ये श्लोक के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है, और सॉरी एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। इनकम्प्लीट श्लोक दे देंगे षट डॉट डॉट डॉट, इसको फिल करिए आप। तो षट कुर्चाहा, ऐसा नंबर पूछ लिया जाएगा कि कुर्च की संख्याएं कितनी हैं या फिर सीमंत की संख्याएं कितनी हैं, ऐसा एमसीक्यू आ जाएगा। लोकेशन कि ये कहाँ पे पाया जाता है, ये रचना कहाँ पे पाई जाती है या कहाँ नहीं पाई जाती है। उसके अलावा अगर एसएक्यू पूछना होगा तो कोई एक या दो स्ट्रक्चर, कोई भी एक रचना जो परिभाषा शरीर में है उसको दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि इसको एक्सप्लेन करिए। देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट जो आता है यहाँ पे रचना, उसे कहते हैं कुर्च। तो कुर्च की बात करते हैं तो अगर इसकी परिभाषा, कुर्च का मतलब यहाँ पे देख के आ रहा है कि झाड़ू के समान। झाड़ू, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कुशापुंज, मतलब झाड़ू के समान जो भी रचना होती है उसे कुर्च कहते हैं। और किन किन चीजों से मिलता है, जैसे झाड़ू भी बहुत सारी तीलियों से मिलकर बनता है, तो यहाँ पे भी कई सारे स्ट्रक्चर आपस में मिलकर बनते हैं, जिसमें से 5 स्ट्रक्चर्स हैं। कौन कौन से 5 स्ट्रक्चर्स हैं? पहला है स्नायु, दूसरा है धमनी, तीसरा है शिरा, मांसपेशी एवं अस्थि। स्नायु मतलब लिगामेंट्स, धमनी मतलब आर्टरी, सिरा मतलब वेन्स, मांसपेशी मतलब मसल्स, अस्थि मतलब बोन्स। ये 5 के पांचों आपस में मिलके एक झाड़ू के जैसे संरचना बनाते हैं। जहां पे भी ये होते हैं उस रचना विशेष को कुर्च कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो, झाड़ू में ऐसे एक ऐसे नॉट लगा हुआ है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वहां पे, बहुत सारे बेत निकले हुए हैं। वैसे ही हमारे हाथ में या फिर पैर में ऐसे जगहों पे ऐसा ही काइंड ऑफ स्ट्रक्चर रहता है, तो इसको कुर्च कहा जाता है। कुर्च की संख्या एमसीक्यू एसएक्यू सब में पूछा जाता है। तो कितने होते हैं यहाँ पे? षट कुर्चाहा। कोई भी एक, इन दोनों वर्ड में से एक वर्ड हटा दिया जाएगा और दूसरे वर्ड को पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो 6 होते हैं, षट मतलब हो जाता है 6 कुर्चा होते हैं कुर्च। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ते हस्त, पाद, ग्रीवा, मेढ्रेसु। हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, ग्रीवा मतलब हमारे गर्दन में पाए जाते हैं, और मेढ्र मतलब जेनाइटल रीजन की बात चल रही है, वहां पे पाया जाता है। अब कितने कितने कहाँ कहाँ पे? तो हस्तियों 2, हाथ में 2, पादियो 2, यहाँ पे भी पैर में भी 2, और ग्रीवा मेढ्र में एक का मतलब एक एक पाया जाता है, एक ग्रीवा में और एक मेढ्र में। तो टोटल कितने हो गए? 6 यहाँ पे, तो कुल टोटल हो जाते हैं 6। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, कभी कभी एमसीक्यू काश्यप के अनुसार पूछ लिया जाता है। आचार्य काश्यप के अनुसार कितनी कुर्च हैं? तो 42। बाकी आचार्य सुश्रुत ने 6 ही बताया, लेकिन काश्यप ने 42 बताया है। नेक्स्ट, कंडरा। तो कंडरा के बारे में जब पूछा जाता है तो यहाँ पे श्लोक में क्या लिखा हुआ परिभाषा में? महत्य स्नायव प्रोक्ता कंडरा। महत्य मतलब बड़े, स्नायव मतलब स्नायु मतलब लिगामेंट, वो क्या प्रोक्ता मतलब क्या बोला जाता है? कंडरा। तो जो भी बड़े बड़े स्नायु होते हैं, बड़े बड़े लिगामेंट्स होते हैं, उनको कंडरा कहा जाता है। इनका काम क्या होता है? प्रयोजन क्या है इनका? तो प्रसारण एवं आकुंचन। प्रसारण मतलब एक्सपांड करना और आकुंचन मतलब सिकोड़ना, ठीक है। तो किसको? अंगों का संकोच एवं विस्तार, फ्लेक्शन एवं एक्सटेंशन करने वाले बड़े स्नायुओं को कंडरा कहते हैं। इंग्लिश में अगर देखें तो बिग कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेंडन। कंडरा को हम लोग टेंडन समझ सकते हैं। तो वृत्तास्तु कंडरा, वृत्तास्तु मतलब वृत्त स्नायु जो होते हैं उनको ही कंडरा कहा जाता है। जो गोल गोल लिगामेंट्स होते हैं बड़े बड़े, उनको कंडरा कहा जाता है। पाए कहाँ जाते हैं? ध्यान में रखिएगा, शाखाओं एवं संधियों में। संख्या कितनी होती है इनकी? षोडश। षोडश मतलब हो जाता है 16। 16 कंडराएं पाई जाती हैं। कहां कहां पे? चतस्त्र पादियो, 4 पैर में पाया जाता है यहाँ पे। त्वावत्तु मतलब उसी प्रकार, जैसे 4 पैर में पाए जाते हैं उसी प्रकार 4 कहां पे? हस्त, ग्रीवा, पृष्ठेषु। तो 4 हाथ में, 4 गर्दन में और 4 पीठ में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 4 पैर में, 4 हाथ में, 4 ग्रीवा में एवं 4 पृष्ठ में पाया जाता है। इसके पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था कुर्च, तो वो भी ऐसे ही सेम चल रहा था, लेकिन वहां पे पृष्ठ की जगह, लोकेशन के वाइज बता रहा हूं, पृष्ठ की जगह वहां पे क्या था? मेढ्र था।
उसके बाद फिर टोटल शरीर में कंडराएं 16 होती हैं, इसमें से 4 पैर में, 4 हाथ में, 4 ग्रीवा में तथा 4 पीठ में होती हैं। मतलब हम लोग मॉडर्न के हिसाब से मसल को जो बोन से जो अटैच करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका अलग मानना है। नेक्स्ट है जाल। जाल क्या करते हैं, शरीर के विशेष स्थान पर यहाँ पे 4 चीजें हैं, आपस में ऐसे मिलती हैं कि ये आपस में जाल के जैसे दिखते हैं। ये तो कौन कौन सी चीजें आपस में मिलती हैं, पहली है मांसपेशी, दूसरी है सिरा, तीसरी है स्नायु, चौथी अस्थि। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चाल में 4 चीजों का नाम लिया गया है, क्लियर कट बस इन्हीं 4 चीजों को आपको मेंशन करना है, मांसपेशी, सिरा, स्नायु एवं अस्थि। कोई 5वां चीज या कोई अलग नाम मत डालिएगा। या ऐसे ही अगर आप लोग यहाँ पे पढ़े होंगे इसके जस्ट पहले कुर्च में, तो कुर्च में कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ गई थी, ये 4 चीजें तो थी, एक एक्स्ट्रा थी, और क्या थी वो एक्स्ट्रा, या तो आप बैक करके देखिए या तो एक बार आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि वहां पे कौन सी एक्स्ट्रा एक चीज थी जिसका डिफरेंस यहाँ पे आता है। और एमसीक्यू पूछा जाता है जाल एवं कुर्च में किस संरचना का डिफरेंस होता है, कौन से ऐसी संरचना है जो उसमें नहीं पाई जाती है जाल में लेकिन कुर्च में पाई जाती है। ठीक है, खैर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो मांसपेशी, सिरा, तीसरा है स्नायु और चौथे नंबर पे है अस्थि। ये चारों इस प्रकार से मिलती हैं कि जी यहाँ पे मिलती हैं वो आपस में जाल के जैसे थोड़ा सा नेट लाइक स्ट्रक्चर वो बन जाते हैं, उन्हें जाल कहते हैं। सबके ये जो चारों हैं उन चारों के 4 जाल, जैसे मांस के अपने 4 जाल होंगे, सिरा के अपने 4 जाल, स्नायु के 4 जाल और अस्थियों के अपने 4 जाल होते हैं। एक तो ये पूछ लिया जाता है कि मांस के कितने जाल हैं, सिरा के और स्नायु के जाल, अलग अलग एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। उसके अलावा कहाँ पे पाए जाते हैं ये, मणिबंध एवं गुल्फ संधि। मणिबंध मतलब रिस्ट ज्वाइंट, गुल्फ मतलब एंकल ज्वाइंट। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे चारों के अपने अलग अलग जाल बन रहे हैं, लेकिन जब हम लोग कुर्च पढ़ रहे थे तो कुर्च में ये सारी की सारी चीजें, 5 चीजें थी, इनके अलावा एक और चीज थी, वो 5 चीजें आपस में मिल के कुर्च बना रही थी, लेकिन यहाँ पे सबके अपने अलग अलग जाल हैं। नेक्स्ट अस्थि संघात। अस्थि संघात के नाम से भी पूछा जा सकता है या अलग से संघात के नाम से पूछा जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जहां पे 2 या 2 से अधिक अस्थियां आपस में एक स्थान पे मिलती हैं उसे अस्थि संघात कहते हैं। अच्छा ध्यान में रखिएगा, सेम यही एक्सप्लेनेशन संधि का भी है, सेम यही एक्सप्लेनेशन सीमंत का भी है। तो तीनों में डिफरेंस क्या होता है, संधि, अस्थि संघात और सीमंत, डिफरेंस क्या है आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, खैर यहाँ पे संख्या की बात करते हैं तो संख्या कितनी है यहाँ पे, चतुर्दश स्थानाम संजाता, मतलब टोटल यहाँ पे 14 की बात करें, चतुर मतलब 4 और 10 मतलब 10, 4 + 10 14, 14 टोटल इसके अस्थि संघात हैं। और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, केशाम त्रयो गुल्फ जानु वंशणेशु एतनेतर शक्ति बाहु। अलग से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो गुल्फ में दो गुल्फ होते हैं, गुल्फ मतलब एंकल ज्वाइंट, जानू मतलब नी ज्वाइंट, 2 नी ज्वाइंट है, 2 वंशण मतलब 2 हिप ज्वाइंट, 2 मणिबंध संधि मतलब 2 रिस्ट ज्वाइंट, 2 कुरपर संधि मतलब एल्बो ज्वाइंट, कक्षा मतलब शोल्डर ज्वाइंट हो जाता है। तो यहाँ पे 2 हो जाते हैं। त्रिक का मतलब क्या रहता है, हमारे हिप रीजन की बात चल रही है जहाँ पे सैक्रम और ये मिल रहे हैं, और सिर मतलब यहाँ पे हेड एंड नेक रीजन में हो रहा है। अब ये कहाँ पे यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे रेड डॉट रेड डॉट रेड डॉट, जो लिम्स में है इनको रेड डॉट करके मैंने दिखाया है, और ब्लू डॉट में मैंने दिखा दिया है ये जो एक्सियल स्केलेटन में आ रहे हैं। तो टोटल ऐसे 14 प्लेस होते हैं जिनको अस्थि संघात कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सीमंत, उसी का मिलता जुलता है, उसी के आसपास का ही स्ट्रक्चर है। चतुर्दशैव सीमंताः, जैसे 14 हमारे अस्थि संघात थे वैसे ही हमारे 14 सीमंत भी हैं। ये कैसे लिखा भी गया, चतुर्दशैव सीमंताः ते च अस्थि संघात, वो भी कैसे, अस्थि संघात के जितने ही हैं या उन्हीं के समान है। 2 या 2 से अस्थियों के प्रांत या किनारे जहां आकर मिलते हैं वो सीमंत। सेम ये एक्सप्लेनेशन पहले भी पढ़ा है हमने। सुश्रुत के अनुसार 14 है, वाग्भट में बस उन्होंने एक्स्ट्रा बता दिया 18, और ये वाग्भट वाला कभी कभार एमसीक्यू जब थोड़ा सा हार्ड बनाना रहता है तो एमसीक्यू पूछ रहता है। सुश्रुत ने सिर में 1 माना था, लेकिन इन्होंने सिर में 5 मान लिए थे। अस्थि संघात के समान ही 14, और सेम वही गुल्फ मतलब आपका ये एंकल ज्वाइंट, जानू मतलब नी ज्वाइंट, वंशण मतलब हिप ज्वाइंट, मणिबंध मतलब हमारा रिस्ट ज्वाइंट, कुरपर मतलब एल्बो ज्वाइंट, कक्षा मतलब शोल्डर ज्वाइंट, त्रिक मतलब हमारा हिप रीजन के आसपास का जो ज्वाइंट बन रहा है, और सिर मतलब हेड एंड नेक में जो बन रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अस्थि संघात का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट, जहां काफी बड़ा लार्ज आर्टिकुलर एरिया हो रहा है, या फिर कई सारे ज्वाइंट एक स्पेसिफिक प्लेस पे कई सारे ज्वाइंट बन रहे हैं। जैसे कि यहीं पे अगर हम देखें तो पटेला और फीमर के बीच में एक ज्वाइंट बन रहा है, फीमर और टिबिया के बीच में ज्वाइंट बन रहा है, यहाँ पे टिबिया एंड फिबुला के बीच में एक ज्वाइंट बन रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट है, काफी सारे यहाँ पे ज्वाइंट बन रहे हैं, तो इनको अस्थि संघात कहा गया। छोटे छोटे जो रहते हैं जहाँ पे चीजें रहती हैं उनको संधि तो कहा ही जाता है, लेकिन बड़े बड़े संधियों को, कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट को अस्थि संघात कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ये एरिया है इसको अस्थि संघात कहते हैं। लेकिन जिस एरिया में, नाम से देखिए सीमंत का नाम क्या है, सीमा का अंत हो रहा है, जहां पे दोनों बोन्स जो ऊपर नीचे जितनी भी बोन्स है उनकी सीमाओं का अंत हो रहा है, मतलब जिस प्लेस पे
जो इनके बीच का स्पेस हो जाता है, जो बीच का प्लेस हो जाता है, उसको बोला जाता है सीमंत। जो भी आर्टिकुलेशन वाला एरिया होता है उसको सीमंत कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, संधि का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो जो बोन के बीच में जो ज्वाइंट बन रहा है उसको अस्थि कहते, अरे सॉरी, संधि कहते हैं। और जहां पे भी वो ज्वाइंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट मतलब मल्टीपल ज्वाइंट एक ही प्लेस पे बन रहे हैं, तो उसको अस्थि संघात कहते हैं। और जहां पे भी अस्थि संघात हुआ है उनके बीच का जो आर्टिकुलर एरिया है, आर्टिकुलेशन जहां पे हो रहा है, उस प्लेस को क्या बोला जाता है, सीमंत। इसीलिए जितने आपके अस्थि संघात थे उतने ही आपके सीमंत हैं, सेम नाम सेम लोकेशन के हिसाब से। नेक्स्ट सेवनी की बात करते हैं। सेवनी मतलब हो जाता है सूचर्स की बात चल रही है। तो शरीर के जो अवयव सीवन के समान, सीवन मतलब सूचर के समान जुड़े हुए होते हैं, उन्हीं को सेवनी कहते हैं। और श्लोक में ये चीजें लिखी हुई हैं कि शस्त्र कर्म करते समय, कोई भी सर्जरी करते समय शस्त्र के आघात से बचाना चाहिए, नहीं तो अगर वहां पे शस्त्र लग जाएगा और सूचर ओपन हो गया तो वो जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन के प्रोटेक्शन के लिए वो है, वो नहीं हो पाएगा। संख्या कितनी इनकी, सप्त सेवन्य। ध्यान में रखिएगा, सेवनी कितनी होती है, 7। अब यहाँ पे पहले भी मैंने कुछ के टाइम पे भी बोला था कि कोई एक चीज सप्त रख देंगे, आगे डॉट 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 लगा देंगे। बताइए यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स, सेवन्य, या पहले डॉट 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 लगाएंगे फिर सेवन्य लिख देंगे। तो सेवनी की संख्या कितनी है, 7। तो यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है। और कहाँ कहाँ पे होते हैं, सिरसी विभक्ता, सिर को विभाजन करने वाली होती है 5, मतलब 5 होती हैं सिर में होती हैं। उसके अलावा जिह्वा एवं शेफ, शेफ या मेढ्र एक ही चीज होता है, मेल जेनाइटल ऑर्गन की बात चल रही है। तो जिह्वा जीभ में और शेफ मतलब मेढ्र में या फिर जेनाइटल रीजन में एक एक होते हैं। तो 5 सिर में होते हैं, एक जिह्वा में और एक शेफ में होते हैं। और वही चीज लिखा गया है, इनको शस्त्र क्रिया से बचा के रखना चाहिए। तो टोटल 5, 1 और 1 मिलकर टोटल कितना हो गया, 7 हो जाते हैं। सिर में दिखा दूं कहां पे 5 होते हैं। तो पीछे के साइड में अगर आप देख रहे हैं तो लैम्ब्डॉयड सूचर ये 2 हो गया, एक सेजाइटल सूचर हो जाता है ये 3 हो गया, और आगे के साइड में देखेंगे तो कोरोनल सूचर आ जाएगा। तो ये 2 कोरोनल सूचर, 1 2 फिर तीसरा ये सेजाइटल, चौथा और पांचवा लैम्ब्डॉयड हो जाता है। तो टोटल 5 सिर का विभाजन करने वाली हो जाते हैं सूचर्स। और कहां पे होता है, एक जिह्वा में होता है। अगर जीभ के नीचे, अगर टंग ऊपर के साइड में करेंगे तो नीचे के साइड में एक आपको दिखेगा जो ज्वाइंट दिखता है, उसे कहते हैं लिंगुलम फ्रेनुलम। ठीक है, तो ये जिह्वा में एक हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप मेढ्र में देखेंगे तो वहां पे भी लिगामेंट्स आ जाते हैं। तो उनकी बात यहाँ पे चल रही है कि शेफ में एक होता है। तो एक शेफ में, एक जिह्वा में, और टोटल 5 हमारे सिर में होते हैं। तो टोटल 7 सेवनी होती है। नेक्स्ट मांस रज्जु की बात चल रही है। तो मांस रज्जु किसे कहते हैं, मांसपेशियों से बनी हुई लंबी लचीली रस्सी के समान, ध्यान रखें यहाँ पे रस्सी के समान वर्ड यूज किया गया है, रोप लाइक स्ट्रक्चर को मांस रज्जु कहते हैं। तो यहाँ पे श्लोक में क्या है, महत्व मांस रज्जु, महत्व मांस रज्जु मतलब महत्व मतलब बड़ा, महान। और मांस रज्जु कितने होते हैं, चतस्त्र, संख्या में 4 होते हैं। तो मांस रज्जुओं की संख्या कितनी होती है, 4। और कहाँ पे होते हैं, पृष्ठवंशम उभयतः, पृष्ठवंश मतलब पीछे वर्टिब्रल कॉलम है उसके उभय मतलब दोनों साइड में पाए जाते हैं। काम क्या करते हैं ये, पेशी निबंधनार्थ, पेशियों को आपस में बांध के रखते हैं। जो भी बैक साइड में पेशियां हैं उनको आपस में बांध के रखते हैं। और यहाँ पे एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है, पेशी निबंधनार्थ ये किसका कार्य है। तो ध्यान में रखिएगा, मांस रज्जु का। फिर ये कहाँ कहाँ होते हैं, मतलब पीछे तो 4 होते हैं, 2 बाहर की तरफ और 2 अंदर की तरफ, टोटल 4 हो जाते हैं। 2 बाहर की तरफ वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ वर्टिब्रल कॉलम के दोनों अंदर की तरफ में 2 होते हैं। तो टोटल 4 हो जाते हैं मांस रज्जु। हालांकि मॉडर्न में आएंगे तो यहाँ पे तो एक एक साइड में 3-3 मसल दिख जाती है, स्पाइनेलिस, लॉन्गिस्मस और इलियोकोस्टेलिस। लेकिन आयुर्वेद ने वहां पे हो सकता है कि उनको 2 ही मसल रोप लाइक स्ट्रक्चर बड़ी बड़ी दिखी होगी वर्टिब्रल कॉलम के, एक साइड में 2 दूसरे साइड में 2, इसलिए उन्होंने मांस रज्जु 4 ही बताया है। लास्ट आता है लसिका। लसिका मतलब हम क्या बात करते हैं, लसिका मतलब हम इसको लिम्फ वगैरह से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसकी उत्पत्ति लसितीत लसिका है, तो शब्द कल्पद्रुम में बोला है। लेकिन परिभाषा की बात करते हैं, इसकी परिभाषा डेफिनेशन, तो यत्तु सर्व शरीर चरम बाह्य, तो मतलब ये सभी शरीर की बाहरी जो त्वचा होती है उसके अंदर स्थित होती है। और ये निकलती कब है, ये त्वचा से निकलती कब है, जब व्रण होता है। व्रण मतलब हल्का सा चोट, आप लोग शायद से कभी हल्का सा अगर खरोंच लग जाती है, हल्का सा एब्रेजन होता है कभी कभी, तो वहां देखिए हल्का पानी जैसा निकलता है। तो वहां पे इन्होंने, चरक ने बोला है कि हल्की सी चोट लगने के बाद जो पानी जैसा जो निकल रहा है उसे हम लसिका कहते हैं। ये मानना है इनका आचार्य चरक का। और माधव निदान में जो ये एक टीका लिखी गई थी वहां पे लसिका जलम मतलब शरीर में जो भी जलीय पदार्थ है उन सबको लसिका कह दिया गया था।
सुश्रुत ने क्या बोला है यहाँ पे, पित्त से भीग कर स्विन होकर पिघलकर मांस में स्रवित जो भी उदक है उसको लसिका कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, चरक वगैरह वाला इजी हो जाता है। यहाँ पे अगर हम ध्यान में रखें, अष्टांग संग्रह ने क्या बोला है, इसको रस का मल बताया है। यहाँ पे जो चरक ने बोला वो ज्यादा थोड़ा सा मान्य रहता है, जैसे कि चोट लग गया है और चोट लगने के बाद जो भी फ्लूइड निकल रहा है यहाँ पे, उसी को यहाँ पे चरक ने लसिका बोला था। अब एक आप लोग को एक स्लाइड अभी दिखाता हूं, आप लोग पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि कैसे लिखना रहता है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे रचना कौन सी है। अगर आपको एससीक्यू लिखने की बात आई तो सबसे पहले आप उसका नाम लिख दीजिएगा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन जो भी श्लोक के साथ में एक्सप्लेनेशन लिख दीजिएगा, उसके बाद मॉडर्न कोरिलेशन, संख्या, फिर उसका स्थान और जो भी कार्य है। तो टोटल हमारे पास 6 पॉइंट समथिंग बन जा रहा है, 5-6 पॉइंट हो जा रहा है। तो 5-6 पॉइंट को एक के बाद एक के बाद एक नीचे नीचे लिखते चले जाएंगे तो आपका काफी सारा इसमें ये हो जाएगा कि कंटेंट बढ़ जाता है। नहीं तो फिर बच्चे अगर इसके ऊपर एसएक्यू पूछा जाता है तो ज्यादा कंटेंट नहीं लिख पाते हैं। तो इन चीजों का थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहीं पे मैं इस चैप्टर को क्लोज करता हूँ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।